हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 25वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तक्ष ये ठान चुका था कि वह अब निधि को ऐसे नहीं जाने देगा। निधि की बाहों में सुकून पाने वाला तक्ष अचानक से कल महल में हुए बातों को याद करने लगा। फ्लैशबैक। अब जब सभी मेहमान चले गए तो उसके दादा गुस्से में तिलमिलाकर तक्ष पर चिल्लाकर बोले, ये क्या बदतमीजी थी? तुम ये क्या बकवास कर रहे थे? तुमने किसी को पसंद किया है? तुम्हें पता है ना कि हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने नॉर्मल लोगों में शादी नहीं की। अगर वह लड़की किसी राज परिवार से है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो भूल जाओ कि हम उस लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे। निहारिका को भी एक राज परिवार में ही शादी करनी पड़ेगी। तक्ष अपने दादाजी को शांत चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, दादाजी, आप ये अपने दिमाग में ठान चुके हैं कि हमें किसी और से रिश्ता जोड़ना है, लेकिन हमारा दिल यह सब नहीं देखता। मैंने जिसे प्यार किया है वह एक बिजनेस टाइकून की बहन और बेटी है, किसी राजघराने की नहीं। और निहारिका, उसे तो आप छोड़ ही दीजिए, वह तो पहले ही इस घर से जा चुकी है। तक्ष के इतना कहते ही दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन तक्ष बिना रुके बोला, आपके इसी रवैये ने आपकी शादी की हुई बेटी छीन ली। आपने उसकी मोहब्बत को ठुकराया, उसकी मर्जी के इंसान से शादी नहीं होने दी। उसने इस राजघराने को ठोकर मारकर उसे चुना जिसके साथ वह खुश रहना चाहती थी। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन वह खुश तो ज़रूर होगी, क्योंकि वह इसी राज से दिखावे और बंधनों से दूर चली गई है। दादाजी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वे चुपचाप सोफे पर बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम आज इतने सालों बाद उसकी बात क्यों कर रहे हो तक्ष? तक्ष ने जवाब दिया, क्योंकि आपने उन्हें मजबूर किया था हमें छोड़कर जाने के लिए। अगर आपने उनकी मोहब्बत को अपना लिया होता तो वह आज आपके साथ होती, न कि आपसे दूर। और अब आपकी इसी सोच की वजह से आप मुझे और निहारिका दोनों को खो सकते हैं। मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उसे किसी राजघराने को देखकर प्यार नहीं किया। अगर मुझे ये महल, राजगद्दी और आपका ये राजघराना छोड़ना पड़े तो मैं वो भी करूँगा जो 22 साल पहले मेरी बुआ ने किया था। मैं अभी आपकी खोखली रस्म को छोड़कर चला जाऊँगा। तक्ष इतना कहकर महल से बाहर चला गया। वह जानता था कि उसने गुस्से में ये सब कह तो दिया था, लेकिन ये भी समझ रहा था कि उसके दादाजी कितने दर्द में होंगे। 22 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया और आज तक्ष ने फिर वही दर्द ताज़ा कर दिया। फ्लैशबैक एंड। अब तक्ष को अपनी बुआ रागिनी रंधावा की याद आ रही थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वह भी उसी दोराहे पर खड़ी थी जहाँ आज तक्ष खड़ा था। रागिनी रंधावा देखने में बेहद खूबसूरत थी। उनकी शालीन आंखें ऐसी कि कोई उनमें खो जाना चाहे, और इतनी सुंदर कि कोई उन्हें देखकर प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। रंधावा खानदान में पहली बार किसी ने मोहब्बत की थी। जब श्लोक रंधावा तक्ष के दादाजी को रागिनी की लव अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वह इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन रागिनी को अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था और वो अपने प्यार के साथ को धोखा नहीं देना चाहती थी। इसलिए एक रात उन्होंने महल और रंधावा खानदान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद से रागिनी के बारे में कोई खबर नहीं मिली। यह सब सोचते हुए तक्ष की नज़र निधि पे गई, जो उसकी बाहों में लिपटी सो रही थी। निधि का चेहरा देखकर तक्ष एक पल के लिए अपनी सारी टेंशन भूल गया और उसे अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बालों को समेटकर कान के पीछे किया और खुद में बुदबुदाया, मैं भी वही करूँगा जो रागिनी बुआ ने किया था। उन्होंने अपनी मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ा और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम चाहिए निधि, किसी भी हाल में तुम्हें पाने के लिए मैं रंधावा खानदान और राजगद्दी सबको छोड़ सकता हूँ। इतना ख्याल आते ही तक्ष ने जल्दी से निधि के गालों को थपथपाते हुए कहा, निधि उठो, उठो निधि, हमें कहीं जाना है। निधि ने अलसाई नज़रों से तक्ष की तरफ देखा तो तक्ष ने कहा, बाद में अपनी नींद पूरी कर लेना, अभी हमें निकलना है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? निधि ने बेड पर उठकर बैठते हुए हाँ में सर हिलाया तो तक्ष ने उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर चूमते हुए कहा, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी कहीं जाना है। मैं एक फ़ोन कॉल करके आता हूँ। निधि बस तक्ष को देख रही थी। तक्ष फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि निधि अभी भी बेड पर ही बैठी हुई थी। यह देखकर तक्ष बोला, क्या
हाल बना रखा है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है कहीं। निधि ने सवाल किया, लेकिन हमें कहाँ जाना है? तक्ष ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और चेंजिंग रूम के अंदर ले गया। वहाँ बहुत सारे हैंगर पे दोनों के कपड़े टंगे थे। तक्ष ने एक रेड कलर का लहंगा निकाला और निधि को देते हुए कहा, ये पहन लो और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी तैयार होता हूँ। निधि बस तक्ष को चेंजिंग रूम से बाहर जाते हुए देखते रही और फिर अपने हाथ में रखे लहंगे को देखा और मन में कहा, इस लहंगे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? हम घर पर भी बात कर सकते थे। मॉम भी खुश होगी कि मैंने अंगद को छोड़कर किसी और को चुना है। और तक्ष तो कैपेबल भी है, उसकी खुद की कंपनी है। फिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ ही देर में निधि रेड लहंगे में एक सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तक्ष ने मुड़कर देखा और सामने खड़ी निधि को वो देखता रह गया। निधि रेड लहंगे में सजी हुई थी। उसकी खूबसूरती ने तक्ष को कुछ पल के लिए उसे हैरान कर दिया। नेहा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने तक्ष का दिल छू लिया। तक्ष ने उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी, पर वो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। तक्ष ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में प्यार झलक रहा था। निधि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? तक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज हम दोनों एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ हम सिर्फ तुम होंगे। कोई बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ हमारा प्यार। निधि ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे? तुम्हें यकीन है? तक्ष ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जब दिल को यकीन हो तो वक्त मायने नहीं रखता निधि। मैंने बहुत सोचा है और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता। इस रिश्ते को अब मैं कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। निधि ने उसकी आंखों में विश्वास और सच्चाई देखी और वह खुद भी अब पूरी तरह से तैयार थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तक्ष, जहाँ तुम वहाँ मैं। तक्ष ने उसकी बात सुनते ही उसे अपने गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, चलो अब देर नहीं करते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकले और तक्ष ने कार की चाबी उठाते हुए कहा, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कोई हमें ढूंढ न सकेगा, बस तुम और मैं। तक्ष ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। निधि ने हैरानी से पूछा, कहाँ? तक्ष ने नाम सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये वही जगह है जहाँ हम आज से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। निधि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और दोनों हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे दोनों हवेली के अंदर पहुंचे, निधि ने देखा कि पूरी हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। शादी के लिए चांदनी रात का सेटअप बनाया गया था, जिसमें छोटे छोटे लाइट्स चमक रहे थे। फूलों की बिट्स लाइट्स लगी हुई थी और पूरे माहौल को बेहद खूबसूरत और यादगार बना रही थी। निधि की नज़र जैसे ही मंडप के पास खड़े लोगों पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहाँ अबिका, रौनक जी, अर्जुन, मान्यता और उसके पापा के साथ पूरी फैमिली खड़ी थी। जानकी जी, अंगद, आरुष और शहर भी वहाँ मौजूद थे। ये सब देखकर निधि हैरान रह गई। वो कभी उन सबको देखती तो कभी तक्ष की ओर देखती। उसके जो हल्के में तक्ष का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे उसने अब जोर से थाम लिया। निधि ने हैरानी से तक्ष की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं सपना देख रही हूँ तक्ष, या मैं सच में? यहाँ मेरी पूरी फैमिली मौजूद है। तुमने कब और कैसे इन्हें इन्फॉर्म किया? क्या बात की थी तुमने उनसे? और मेरे मम्मी पापा यहाँ कैसे आए? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और बोली, बेटा, यह सब तक्ष ने ही किया है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खास दिन तुम्हारी फैमिली के साथ और ख़ास बन सके। निधि अपनी माँ रौनक जी की बात सुनकर थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तक्ष की ओर मुड़ी, जो उसकी तरफ प्यार से देख रहा था। निधि ने उसकी आंखों में वो प्यार देखा जो शायद वह हमेशा से अंगद की आंखों में ढूंढती आ रही थी। धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, क्योंकि अब तक उसकी ज़िंदगी में अंगद था, तक्ष नहीं। तक्ष उसके पास आया और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और तुम्हारी खुशी तुम्हारी फैमिली के बिना अधूरी है। इसलिए मैंने उन्हें सब बता दिया और वो तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो गए।
निधि का दिल इस बात से खुश हो गया था कि तक्ष ने उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसकी फैमिली को शामिल किया। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे लिए ये सब किया, मैं सच में खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ तक्ष। तक्ष ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है निधि। अब हम इस नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर पल तुम्हारे लिए ये यादगार बना रहे। उसी समय निधि के पिता आगे बढ़े और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, हमने तुम्हारी पसंद पर कभी शक नहीं किया। जब तक्ष ने हमें तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो हमें लगा कि तुमने सही फैसला नहीं किया, पर वह सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। निधि अपने पिता की बात सुनकर उनकी ओर देखी और उनके गले लग गई। उनका दिल खुशी से भर गया। धीरे धीरे सभी लोग मंडप की ओर बढ़ने लगे, जहाँ उनकी शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। निधि ने तक्ष की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और जुनून था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मंडप की ओर बढ़ गए, जहां उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र शुरू होने वाला था। मंडप की ओर बढ़ते हुए निधि के दिल की धड़कन एकदम से तेज धड़क रही थी। चारों ओर फैले फूलों की रोशनी की चमक में उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, वो था तक्ष का। दोनों जैसे ही मंडप के पास पहुँचे, पुजारी जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। सभी की आंखें उन दोनों पर टिकी थी। निधि और तक्ष ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए पवित्र अग्नि के सामने बैठ गए। पुजारी जी मंत्र पढ़ने लगे और शादी की रस्में शुरू हो गई। सबसे पहले तक्ष ने निधि की मांग में सिंदूर भरा और उस पर निधि की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वो महसूस कर रही थी कि उसकी जीवन अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। तक्ष ने अपनी आंखों में वही प्यार लिए धीरे से निधि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे लिए तुम्हारी मुस्कान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इसे बनाए रखूँगा। निधि ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में प्यार की चमक के साथ आंसू झिलमिला रहे थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हर कदम पर। इसके बाद दोनों ने फेरे लेने शुरू किए। हर फेरे के साथ उनका रिश्ता और मजबूत और गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ मंत्रों की गूंज और अपनी दुआओं ने माहौल को और पवित्र बना दिया था। जब आखिरी फेरा पूरा हुआ तो सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। अविका और मान्यता ने निधि को गले लगाया और उससे कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम दोनों हमेशा साथ रहो और ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखो। निधि ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोगों के बिना ये दिन बिल्कुल अधूरा होता। रौनक जी की आंखों में अपनी बेटी के लिए आंसू थे। अब उन्हें अपनी बेटी को विदा करना था। धीरे धीरे सारी रस्में खत्म हो रही थी और अब वक्त आ गया था जब निधि को अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ना था। तक्ष के साथ हमेशा के लिए शादी की रस्में पूरी हो गई। विदाई का समय करीब आ गया था। निधि की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए, लेकिन इस बार खुशी और बिछड़ने की मिली जुली फीलिंग के साथ। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, निधि, आज से तुम सिर्फ हमारी नहीं, अब तुम तक्ष की भी जिम्मेदारी हो, लेकिन याद रखना, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। निधि अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसके पिता ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम जानते हैं कि तक्ष तुम्हारा ख्याल हमेशा रखेगा। तक्ष ने भी आगे बढ़कर निधि के माता पिता के पैर छुए और कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा निधि को खुश रखूँगा। अविका और मान्यता भी भावुक हो गए और उन्होंने निधि से कहा, अब जब तुम जा ही रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ बिछड़ रहा है, लेकिन हमें पता है कि तुम जहाँ भी जा रही हो वहाँ तुम्हें ढेर सारा प्यार मिलेगा। निधि ने कहा, मैं हमेशा आप सबको मिस करूँगी। मुझे पता है कि मैं आप लोग हमेशा मेरे साथ है, चाहे मैं कहीं भी रहूं। विदाई का समय अब नज़दीक आता जा रहा था। निधि ने आखिरी बार अपने परिवार की ओर देखा, फिर तक्ष ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे उससे कार की ओर ले गया। दोनों कार में बैठे थे और जैसे ही कार आगे बढ़ी, निधि ने अपने आंसुओं के बीच पीछे मुड़कर देखा। वो अपने परिवार को दूर होता देख रही थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में अब नई जिंदगी की ओर, नए सपनों की ओर बढ़ रहा था। तक्ष ने धीरे से उसका हाथ थामते हुए कहा, अब से हर
अब से मैं तुम्हारे हर आंसू, हर मुस्कुराहट का जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। निधि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन अब उनमें प्यार और सुकून की झलक भी थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ और मुझे तुमने पूरा भरोसा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कार धीरे धीरे उनके नए सफ़र की ओर बढ़ती चली गई, एक नई जिंदगी की ओर जिसमें प्यार, विश्वास और उनका साथ था। दक्ष और निधि के हवेली से जाने के बाद सबकी नज़रें अर्जुन पर टिकी हुई थी। अर्जुन शादी के इस लम्हे में पूरे वक्त किनारे ही खड़ा था। उसने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं किया था, बस चुपचाप देख रहा था। तभी निधि के पापा मिस्टर रघुवंशी ने कहा, अब बताओगे अर्जुन की अचानक से तुमने हमें निधि की शादी की खबर क्यों दी, और ये लड़का कहाँ से आया है, अच्छा है या नहीं? हमने सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपनी बेटी की शादी उससे कराई है। अब बताओगे कि वो लड़का कौन है, क्या करता है? हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अर्जुन ने अब सबको बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। तक्ष की नज़र निधि के चेहरे पर पड़ी, जो उसकी बाहों में सो रही थी। तब उसे ख्याल आया कि निधि उससे दूर हो सकती है, तो उसने निधि को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आया, शादी। क्योंकि अगर एक बार उसकी शादी हो गई तो फिर उसके परिवार वाले उसे और निधि को अलग नहीं कर पाएंगे। निधि से शादी करने के लिए तक्ष को सबसे पहले सामना करना था अर्जुन रघुवंशी का, जो एक समय उसका दुश्मन रह चुका था। इसी सोच के साथ तक्ष ने अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन, जो उस समय ऑफिस में था, वो जब अपने फ़ोन पर तक्ष का नाम फ्लैश होते देखा तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गई। फ़ोन उठाते ही अर्जुन ने माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, आज इतने सालों बाद मुझे इससे क्या चाहिए? क्या कॉलेज की दुश्मनी अब ये आगे बढ़ाना चाहता है? लेकिन फिर ये सोचकर उसने कॉल रिसीव किया। तक्ष ने कहा, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन मैं तेरे पास नहीं आ सकता, इसलिए फ़ोन पे ही मुझे सब कुछ बताना है और तेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन ने जो फाइल पकड़ रखा था उसे डेस्क पर रखा और उठकर विंडो ग्लास के पास आया और उस पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बोल। तक्ष ने कहा, देख, पहले मेरी बात गौर से सुनना, उसे समझना, उसके बाद अपना फैसला लेना, क्योंकि ये मेरी और उसकी दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। माना कि तू और मैं हमेशा से दो दुश्मन की तरह आमने सामने आए हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अर्जुन को तक्ष की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम मुद्दे की बात पर आओ। तभी तक्ष ने कहा, मुद्दे की बात यह है कि मैं तेरी बहन निधि से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही अर्जुन की पकड़ उसके मोबाइल पर कस गई और उसने गुस्से से कहा, तेरी औकात नहीं है मेरी बहन को पाने की और उससे मोहब्बत करने की? उसकी बात सुनकर तक्ष मुस्कुराया और बोला, माना कि मेरी औकात नहीं तेरी बहन को पाने की, लेकिन मेरा दिल उसे चाहता है और तेरी बहन भी मुझसे प्यार करती है। अगर तुझे हकीकत बताऊं तो वो अभी मेरी बाहों में सो रही है। इतना सुनकर अर्जुन का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर होने वाला था। तभी तक्ष ने कहा, देख, तू मेरी और अपनी दुश्मनी को साइड रख और मेरी बात सुन। मैंने यहाँ तुझे शर्मिंदा करने के लिए कॉल नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुझे ये भी पता है कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और रॉयल फैमिली की नॉर्मल फैमिली से शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और इसमें मेरी हेल्प तू कर सकता है। बस इसलिए आज जो तेरे सामने हमेशा एक दुश्मन की तरह खड़ा होता था, वो बस आज अपनी मोहब्बत पाने के लिए तुझसे हेल्प करना चाहता है। और तुझे ये बात अच्छे से पता है कि दुश्मनी हो या मोहब्बत, मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। निधि भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। इसलिए अगर मैं उससे ये कहूँगा कि हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए हमें भाग जाना चाहिए, तो वो एक पल के लिए तुम्हारे बारे में सोचेगी, लेकिन फिर वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो जाएगी। तो तू क्या चाहता है? अपनी बहन को मेरे साथ भागते हुए देखना चाहता है, या फिर अपनी बहन को पूरी इज्जत के साथ मेरे हाथों में सौंपना चाहता है? अगर ऐसा करेगा तो कल को तुझे मुझसे सवाल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं उससे शादी तो ज़रूर करूँगा, लेकिन तू मुझसे आगे कोई सवाल करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। अर्जुन तक्ष के बारे में इतना तो जानता था कि वो जो करता है सामने से करता है और डंके की चोट पर करता है। वो कभी पीठ पीछे वार नहीं करता।
तभी अर्जुन ने तक्ष से सवाल किया, तू सच में मेरी बहन से प्यार करता है या फिर मुझे झुकाने के लिए उसे मोहरा बना रहा है। तक्ष ने हंसते हुए उससे कहा, तुझे क्या लगता है तू और मैं पूरे 6 साल एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, एक ही बेंच में एक दूसरे के साथ बैठे हैं और एक साथ हैं। तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। माना कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने अपोनेंट बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन हर तरीके से हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो तू क्या कहता है कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा या फिर उसकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए उसे पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखूँगा। अर्जुन उसकी बातें सुनकर बोला, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, तू खुद कर, अपनी फैमिली को लेकर मैं आऊँगा। अर्जुन की यह बात सुनकर तक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, शादी की तैयारी तो वैसे भी लड़की वाले करते हैं, लेकिन चल, तेरे लिए भी ये काम मैं खुद ही कर लूँगा। मुझे आज ही उससे शादी करनी है और मैं तुझे लोकेशन सेंड कर दूंगा कि मैं उससे कहाँ शादी करने वाला हूँ, क्योंकि उसे भी मेरी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो उसे अच्छा रहेगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ अर्जुन, इसलिए अपनी बहन को लेकर इस बात की फिक्र मत करना कि मैं उसे कभी छोड़ दूंगा, क्योंकि तक्ष रंधावा कभी अपनी बात से नहीं मुकरता और अपनी मोहब्बत को तो कभी नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर तक्ष ने कॉल रख दिया और अर्जुन भी अपनी ऑफिस में ग्लास विंडो के पास खड़ा अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, साला एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में लौट रहा है और इस बार मेरी बहन का पति बनकर। पता नहीं मेरी बहन को इसमें क्या ही दिखा। ये कमीना हमेशा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। अपने चार्म से सब लड़कियों को मेरे पीछे लगा दिया करता था और मैं अपनी जान बचाकर भागता रहता था। उसी चार्म का असर निधि पर है। इतना कहकर अर्जुन ने अपने घर पर कॉल किया और निधि के बारे में सब कुछ बताया और उनसे ये भी कहा कि आज ही निधि और तक्ष की शादी है और वो सब बिना किसी बहस के निधि के पसंद किए लड़के को एक्सेप्ट करे और उसकी शादी को अपना सपोर्ट दे। ये सब कुछ सोचते हुए अर्जुन ने सबसे कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो बहुत अच्छा है। मैं उसे शुरू से जानता हूँ, कॉलेज टाइम से वो निधि से प्यार करता है, लेकिन अभी उसकी फैमिली निधि और उसके रिलेशन को लेकर उनके खिलाफ है। इसलिए उसने मुझसे कहा कि वो निधि से अभी शादी करना चाहता है ताकि उसकी फैमिली को किसी तरह की नामंजूरी देने का कोई मौका न मिले और निधि की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आप लोग इस बात से बेफिक्र रहे कि निधि का फ्यूचर कैसा है और कैसा नहीं होगा। वो बहुत प्यार करता है निधि से। आप लोग देख सकते हैं कि वो कितना हाई प्रोफाइल और रिच है। अर्जुन इतना कहकर सीधा निकल गया। उसके पीछे अविका जी, जानकी जी, रौनक जी और मिस्टर रघुवंशी भी चले गए। वहीं मान्यता, अंगद और शहर तीनों वहीं खड़े थे। तभी शहर ने मान्यता का हाथ पकड़ धीरे से मायूस होते हुए उससे कहा, यार, यहाँ मेरी और अंगद की शादी की बात ही चल रही है और अभी हमारी सगाई तक नहीं हुई और निधि तो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ फास्ट निकली। उसने लड़का भी पसंद किया और शादी करके चली भी गई। हाय रे मेरी किस्मत। मान्यता ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं शहर, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, बस सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। वहीं अंगद ने शहर की कमर को पकड़ा और उसे उसी तरह पकड़कर बाहर निकल गया। वहीं मान्यता अभी भी तक्ष और निधि के बारे में सोच रही थी कि आखिर निधि जो कल तक अंगद से शादी करना चाहती थी, उसे प्यार करती थी, उसे पाने के लिए उसने शहर को रास्ते से हटाने तक का भी प्लान बनाया, वो अचानक से तक्ष से शादी करने को तैयार क्यों हो गई? बल्कि सिर्फ तैयार ही नहीं हुई, उससे शादी भी कर ली और उसके साथ चली भी गई। ये हुआ तो आखिर हुआ कैसे? तभी निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से हम दोनों एक हुए थे ना, तब से तुम बसे हो मेरे अंदर और बाहर, हर जगह। तो तुम्हारे साथ हर वक्त रहने के लिए मैं खुश क्यों नहीं रहूँगी। इतना कहते हुए निधि ने तक्ष के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। निधि तक्ष के अपर लिप्स को अपने होठों के बीच दबाकर उसे होठों को एकदम
पैशनेटली चूम रही थी। निधि और तक्ष अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। वहीं अर्जुन और मान्यता एक दूसरे से नाराज हो रहे थे और मना रहे थे एक दूसरे को। तो वहीं शहर और अंगद अपनी आने वाली जिंदगी को सपनों की तरह जोड़ रहे थे। लेकिन कोई और था जो इन सब में सबसे अलग और सबसे ज़्यादा दर्द में था। वो था आरुष, जिसने शहर से मोहब्बत तो की, लेकिन उसे अब उसकी मोहब्बत कभी मिलेगी नहीं, ये उसे पता था। और अब तो उसने इस बात की उम्मीद तक छोड़ दी थी कि अंगद और शहर दोनों ही घर पहुंचे। तभी जानकी जी ने पूरी फैमिली को अपने घर के अंदर बुलाते हुए कहा, मैं तो सोच रही हूँ कि कल ही अंगद और शहर की सगाई कर दूँ। उसके बाद फिर 1 हफ्ते के अंदर उनकी शादी भी कर दूँ, क्योंकि अब शहर के बच्चे को चौथा महीना लगने वाला है और पंडित जी ने यही कहा था कि चौथा महीना लगने से पहले ही शहर और अंगद की शादी हो जानी चाहिए। तो कल उनकी सगाई होगी, तो आप शहर और अंगद की शादी में इनवाइटेड है। जानकी जी की बातें सुनकर रौनक जी और रविका जी ने शहर और अंगद को बधाई दी और शहर और अंगद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सब घर के अंदर गए और सब बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ आई, तो सबने दरवाजे की ओर देखा तो मान्यता तेज कदमों से चलती हुई अंदर आई और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं अर्जुन भी मान्यता के पीछे पीछे आया और वो सबको देखकर उसके पीछे जाने लगा। तभी जानकी जी उससे कहा, क्या हुआ है मान्यता को? वो इतने गुस्से में अपने कमरे में क्यों चली गई? अर्जुन ऊपर जाते हुए रुक गया। वो पीछे मुड़कर जानकी जी से बोला, बस वो मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गई है, मैं आता हूँ उसे मनाकर। तभी अविका जी उसे अपने पास बुलाते हुए बोली, अर्जुन इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी अर्जुन अपनी माँ के पास आया और बैठा। उसने अविका जी की तरफ देखा तो अविका जी ने उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे कहा, अर्जुन अभी मान्यता प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसका नाराज़ होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसके मूड स्विंग्स होंगे। वो छोटी छोटी बातों को अलग नज़रिए से देखेगी। तुम्हारे और उसके बीच में गलतफहमियाँ पैदा हो सकती है और तुम्हारे में मनमुटाव हो सकता है। इसलिए तुम्हें मान्यता को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे खुद से नाराज़ करना चाहिए। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसे नाराज़ ना करो, नहीं तो तुम्हें ही परेशानी होगी जब से तुमसे नाराज़ हो जाएगी, समझे? अर्जुन ने हाँ कहा और चुपचाप उठकर कमरे में जाने लगा। उसने देखा मान्यता ग्लास विंडो के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अर्जुन ने जाकर उसे बैक हग करते हुए उसके कंधे पर अपना चिन रखते हुए बोला, बच्चा यार प्लीज़ सॉरी ना, उस ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी और तुमने अचानक से ऑफिस के बारे में पूछ लिया तो मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और मैंने वो सब कह दिया तुमसे। लेकिन पता है ना तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत होना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। अर्जुन ने अपने हाथ बढ़ाकर मान्यता के पेट पर रख दिए और उन्हें धीरे धीरे सहलाते हुए अर्जुन ने अपने बेबी से कहा, बेबी प्लीज़ मम्मा को कहो ना कि वो पापा को माफ़ कर दे। पापा प्रॉमिस करते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। वो मम्मा को खुद से नाराज़ होने का एक भी मौका नहीं देंगे। मान्यता ने सिर्फ अर्जुन की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाई और उसे कसकर अपने हाथों में थाम लिया। अर्जुन ने एक बार फिर से उसके गाल को चूमते हुए कहा, प्लीज़ मान्यता प्लीज़, गलती हो गई है मुझसे, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मान्यता ने कुछ नहीं कहा, वो बस पीछे लटकर अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन को कुछ ही पलों में ये फील हुआ कि मान्यता रो रही है। उसने जल्दी से मान्यता के कंधे को पकड़कर खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को ऊपर करके देखा तो मान्यता की आंखें आंसुओं से भीगी थी। उसकी कुछ बूंदें लुढ़क गालों पर आ रही थी। अर्जुन ने तुरंत उसके आंसुओं को पोंछते हुए मान्यता को अपने सीने से लगाते हुए कहा, हे मान्यता, मैंने ऐसा नहीं चाहा था कि यार कि तुम अब रोने ही लगो। वो गलती से हो गया था ना बच्चा, प्लीज़ आई एम सॉरी, तुम प्लीज़ मत रो। अर्जुन मान्यता के बालों को सहला रहा था। मान्यता ने रोते हुए कहा, अर्जुन तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो तुम।
तुमने मुझे डांटा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, हटो मुझसे दूर, हटो, मैं जा रही हूँ नीचे, अपनी माँ के पास जा रही हूँ मैं, तुम मुझसे बातें अब मत करने आना। इतना कहकर मान्यता ने खुद को अर्जुन की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्जुन की पकड़ मान्यता की कमर पर कसी हुई थी। मान्यता ने खुद को एक कैद में महसूस किया, जिससे वो अब निकल तो नहीं पा सकती थी। उसने खुद को अब अर्जुन की बाहों में ढीला छोड़ दिया तो अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड के पास ले आया। उसने उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मेरा बच्चा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन मान्यता ने अर्जुन की बातें नहीं सुनी और अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेरने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ ऐसे तो मुझसे मुँह मत फेरो, मैं मर जाऊँगा यार। तुम्हारे बिना गलती हो गई यार, इतना क्यों सता रही हो मुझे। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, उसकी आगे की लाइन वो बोलने ही वाला था, वैसे ही मान्यता ने उसकी गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो, मरे तुम्हारे दुश्मन, अभी तुम्हें मुझे और मेरे बच्चे को देखना है। तुम दोबारा मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे अर्जुन, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अर्जुन शरारत से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने कहा, मैं तुम पर सच में गुस्सा करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ मान्यता, लेकिन एक सच ये भी है कि मेरी चाहते सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम ही रहोगी। मैं तुम्हारे बिना खुद को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, इसलिए जो गलती कर चुका हूँ उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अर्जुन जो माफिया किंग था, मान्यता के सामने ऐसे माफ़ी मांग रहा था जैसे कोई कॉलेज का लड़का अपनी क्रश से माफ़ी मांग रहा हो, क्योंकि अर्जुन के लिए उसकी मान्यता उसकी पूरी दुनिया ही थी। जो काम अर्जुन ने ऑफिस में किया था, अगर मान्यता को पता चलता तो शायद वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती। बस वो उसी झुंझलाहट से अर्जुन ने मान्यता ने ऑफिस के बारे में पूछा तो अर्जुन ने उसे डांट दिया। मान्यता अर्जुन का चेहरा गौर से देख रही थी, तभी मान्यता ने अर्जुन से कहा, चलो माफ़ किया, अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। अर्जुन ने नीचे झुककर मान्यता के क्लीवेज पर अपने होठ रखते हुए धीरे से कहा, मेरी प्यास अब तुम्हें देखकर बढ़ती जा रही है मान्यता, मैं क्या करूं? मान्यता ने अर्जुन का सिर अपने पास खींचते हुए कहा, अभी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी प्यास बुझाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। वो मान्यता के होठों के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर बेतहाशा किस करने लगा। उसके हाथ मान्यता के मौसम पर चल रहे थे और मान्यता धीरे धीरे सिसकियां भर रही थी। मान्यता के हाथ खुद ब खुद अर्जुन के सिर पर चले गए। उसके कंधे पर चलते हुए उसने अर्जुन की शर्ट को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया और उसके जिस्म से अलग करके उसे बेड के नीचे गिरा दिया। मान्यता ने अर्जुन की पूरी पीठ पर अब अपने हाथ फेरने शुरू कर दिए, जिससे अर्जुन के अंदर के इमोशन खुलकर बाहर आने लगे। अर्जुन मान्यता के होठों को अब बाइट करते हुए उसे किस करने लगा और वहीं उसके हाथ उसके बॉसम्स को बुरी तरह सला रहे थे और उसकी अपर बॉडी पर पूरी तरह से अपने निशान छोड़ रहे थे। करीब 10 मिनट बाद अर्जुन ने मान्यता के होठों को आज़ाद किया, क्योंकि मान्यता की सांसें अब हल्की हल्की उखड़ने लगी थी। अर्जुन ने मान्यता का चेहरा देखा तो उसके होठों के किनारे से हल्का हल्का खून रिसने लगा था, जिसे अर्जुन ने अपने अंगूठे से पोंछते हुए मान्यता से कहा, मान्यता, तुम्हारे साथ मैं एक भूखा भेड़िया बन जाता हूँ यार, तुम मुझे कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। तभी मान्यता ने अर्जुन के नाक से अपना नाक रगड़ते हुआ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, और मैं तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तुम किसी और के पास जाओ, मैं ये भी कभी नहीं चाहूँगी, और तुम मुझे प्यार ना करो, मैं ये भी नहीं चाहूँगी, इसलिए तुम्हें संभालने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अर्जुन ने मान्यता की गर्दन पर अपने होठ रखते हुए कहा, और मैं खुद को बहुत जेंटल रखने की कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हें प्यार करते वक्त मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। मान्यता के ये कहने पर अर्जुन कुछ देर मान्यता को देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए उसने मान्यता के होठों पर फिर से किस करते हुए बाइट किया। इस पर मान्यता ने अर्जुन के गर्दन पर जोर से बाइट किया और नाखून गड़ाते हुए कहा, मुझे काटो मत, नहीं तो मैं तुम्हें नोचूंगी और मैं भी तुम्हें काटूंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काटूंगा, तुम मुझे काट लेना। इतना कहते हुए अर्जुन ने मान्यता के होठों पर
किस करते हुए उसे छोड़ा और उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर दिया। मान्यता की आह जोर से निकल गई। मान्यता भी अर्जुन की पीठ और गर्दन पर अब अपने नाखून गड़ाने लगी। मान्यता को पता था कि अब अर्जुन के डिज़ायर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो बिना इंटरकोर्स किए मान्यता अर्जुन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रही थी। दोनों कुछ पल की नाराज़गी के बाद अब एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे थे। वहीं तक्ष और निधि अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। उसकी मंजिल थी गोवा, जहां तक्ष निधि को अपनी प्राइवेट जेट से लेकर गया था। वो चाहता था कि जो कुछ भी उनकी हवेली में हुआ उससे कुछ दिन के लिए वो दूर रहे और निधि के साथ समय बिताए। शादी के बाद उनका हनीमून पर जाना तो बनता था, इसलिए वह निधि को गोवा लेकर चला गया ताकि इन सब बातों से वो निधि से दूर रख सकते। वहीं जानकी जी और रविका जी मिलकर अंगद और शहर की इंगेजमेंट की सारी तैयारियां करने में लगी थी। उन्होंने कैटरर को कॉल करके सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करने को कह दिया था और वेडिंग प्लानर भी सभी चीज़ें संभाल रहा था। शहर बहुत खुश थी क्योंकि जो प्यार और अपनापन उसे अपनी फैमिली से नहीं चाहा था वह उसे नहीं मिला। उसी वजह से उसे 14 साल की उम्र में अपने घर से भागना पड़ा, क्योंकि उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। लेकिन यहाँ उसके फ्रेंड की माँ उसे एक माँ की तरह प्यार दे रही थी। शहर अपनी जगह से उठी और जानकी जी के पास गई। जानकी जी जो सोफे पर बैठी हुई थी उसके पास जाकर शहर उसकी गोद में सिर रखकर नीचे बैठ गई। जानकी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? शहर ने अपना सिर उठाया और उनकी तरफ देखा। जानकी जी ने देखा कि शहर की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसे इस तरह रोते देखकर जानकी जी घबराते हुए उसके चेहरे को पकड़कर उसके आंसू साफ करते हुए बोली, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है? चलो हॉस्पिटल चले। देखो, किसी भी तरह की तकलीफ़ को नज़रअंदाज मत करना, हमें तुरंत बताना, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। जानकी जी के हाथ के ऊपर शहर ने अपना हाथ रखा और सिर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और न ही मुझे कोई दर्द हो रहा है। शहर की बातें सुनकर जानकी जी कन्फ्यूज़ हो गए और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। फिर बोली, जब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, तो तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? शहर ने फिर अपना सर जानकी जी की गोद में रखा और बोली, थैंक यू माँ, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आपको पता है मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त मुझे छोड़कर चली गई तो उनकी डेथ हो गई। पापा को लगा कि मैंने उनसे उनकी वाइफ को छीन लिया, उनकी मोहब्बत को छीन लिया, इसीलिए वो मुझसे नफ़रत करने लगे। उन्होंने कभी मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा। कुछ वक्त बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी वाइफ पहले तो मुझे अच्छे से देखती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी माँ के नाम की प्रॉपर्टी को दादाजी ने एक कार्ड होल्डर में करके सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, तो उनकी नफ़रत मुझ पर उतर आई। यहाँ तक कि जब मैं 14 साल की हुई तो उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मेरी जान लेने की कोशिश भी की, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई और मैंने अपनी प्रॉपर्टी के कार्ड भी अपने पास ही रख लिए। लेकिन मैंने कभी उसे यूज नहीं किया, सिर्फ एक बार भी मैंने उसे यूज किया। उसके बाद मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास न आ जाए और फिर मुझे उसी घर में न लौटना पड़े जहाँ मेरी जान के दुश्मन हैं। अब आपने कहा कि आप मुझे और अंगद को अपने पास रखना चाहती है, तो मैंने आपकी बात मान ली और अंगद को भी मना लिया आपके पास रहने के लिए। लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं क्यों आपके पास आना चाहती थी। आपको पता है, जब मैं आपके पास आई तब मुझे समझ में आया कि एक माँ का प्यार क्या होता है। आपने मुझे वो प्यार दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। थैंक यू माँ, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। पहले मुझे लगा था कि मान्यता मेरी ज़िंदगी में सबसे ख़ास है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप उससे भी ज़्यादा मेरे लिए ख़ास है। थैंक यू माँ। शहर सुबकते हुए अपना सिर जानकी जी की तरफ देखने लगी। जानकी जी ने शहर को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे संभाल रही थी। शहर के चेहरे पर धीरे धीरे सुकून नज़र आने लगी। वहीं अंगद सीढ़ियों के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक मुस्कुराहट थी। उसने जानकी जी और शहर को इस तरह देखकर महसूस किया कि शहर अब सही मायने में अपनी ज़िंदगी में कुछ सुकून पा रही है। अविका जी भी मुस्कुराते
हुए ये नज़ारा देख रही थी, लेकिन एक और शख्स था जो दरवाजे पर खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। वो था आरुष। वह ऑफिस से सीधा यहाँ आया था क्योंकि उसे शहर और अंगद की सगाई की तैयारियों में हेल्प करनी थी। जब उसे शहर की बातें सुनी और उसने जानकी जी के साथ इस तरह देखा तो उसके भी दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। आरुष की नज़रें शहर पर जमी हुई थी। वह उसे प्यार से देख रहा था जो उसने कभी जाहिर ही नहीं किया था, लेकिन महसूस वो उसे हमेशा करता था। आरुष के दिल में शहर के लिए एक शिद्दत इश्क था जो उसे कभी हासिल न हो सका, लेकिन वह इसे छोड़ भी नहीं सकता था। कहते हैं सच्ची मोहब्बत में मंजिल की चाहत कम और राहों में गुजरे हुए पल ज़्यादा मायने रखते हैं। आरुष भी यही कर रहा था। शहर उसकी ज़िंदगी में एक अधूरी चाहत बनकर रह गई थी, लेकिन वह कभी उसे अपने दिल से नहीं निकाल सका। उसके लिए शहर का प्यार सांसों जैसा था। भले ही वह उसे कभी हासिल न हो, लेकिन उसे छोड़ना भी उसके बस की बात नहीं थी। शहर को भुलाने का मतलब उसके लिए अपनी सांसों को रोक लेना था, और इसलिए वो खामोशी से उसकी खुशी में शामिल रहता था, बस दूर से ही। कुछ देर तक उससे वह ऐसे जानकी जी के गोद में पड़े वे देखता रहा। जानकी जी ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत होने दिया। फिर शहर ने धीमे से कहा, मुझे हमेशा से डर लगता था माँ कि शायद मैं कभी किसी के लिए खास नहीं बन पाऊंगी। मुझे लगता था कि जिस घर से मैंने भागकर अपनी जान बचाई वहाँ से बाहर कभी कोई मेरा होगा ही नहीं, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया माँ। जानकी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा शहर। मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ और हमेशा ही रहूँगी। इतने में अविका जी, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, वो अपनी जगह से उठी और उनके पास आकर बोली, शहर तुम बहुत मजबूत हो और अब तुम्हारे अपनी ज़िंदगी में कोई डर नहीं होना चाहिए। हम सब हैं यहाँ तुम्हारे साथ। शहर ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। आप दोनों ने मुझे वो दिया जो मुझे कभी अपने घर में नहीं मिला, प्यार और अपनापन, उसने कहा। अविका जी ने प्यार से शहर के गाल पर हाथ रखा और बोली, अब तुम अपने अतीत को भूलकर अपने प्यार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, और यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, एक नया परिवार, प्यार और अंगद का साथ। शहर ने हाँ में सिर हिलाकर बोली, आप सही कह रही हैं माँ, अब मैं इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी और आगे ही बढ़ूँगी। अचानक सीढ़ियों पर आहट हुई और अंगद चलकर उसके पास आया। उसने माहौल देखा और थोड़ा हैरान हुआ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने ये नहीं जताया कि उसने सब कुछ देखा और सुना है। शहर ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई और बोली, सब ठीक है, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। अंगद उसके पास आकर बैठा और शहर और अपनी माँ जानकी जी को देखकर उनके साथ अपनी आंखों में खुशियाँ थी। वहीं अंगद शहर को संभाल रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनकी ज़िंदगी में पहले कोई नहीं था एक दूसरे के सिवा, लेकिन अब उनके लिए एक पूरा परिवार वहाँ खड़ा था। अंगद के लिए मान्यता और शहर के अलावा कोई नहीं था उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वह भी तो अपनी ज़िंदगी अनाथों की तरह ही जी रहा था। जब शहर उसकी ज़िंदगी में आई तब से उसे मोहब्बत मिली, तो वहीं शहर को जब शहर में आई तो उसने अंगद के रूप में एक जीवन साथी मिला था, जिसे उसने बाहें खोलकर अपनी आगोश में संभाल लिया था। और अब शहर की ज़िंदगी में जानकी जी, मान्यता और उसका पूरा परिवार जैसे उसके साथ खड़ा हो। यहाँ तो आंसू पोंछकर और गले लगाकर एक दूसरे को अपनी अहमियत और अनकहे जज्बात जता रहे थे एक दूसरे को, लेकिन वहीं अर्जुन और मान्यता के कमरे में वह दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने में लगे थे। अभी मान्यता और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए थे। तभी अर्जुन के डिजायर उससे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, जिससे उसकी बेचैनियाँ बढ़ती ही जा रही थी। मान्यता ने जब अर्जुन की बेचैनी को देखा तो उसने खुद को अर्जुन की बाहों से आज़ाद किया और अर्जुन के चेहरे की तरफ पीठ किए उसकी कमर पर बैठ गए और उसे आराम देने की कोशिश करने लगी। पहले तो मान्यता का इस तरह अर्जुन की कमर पर बैठना उसे समझ नहीं आया, लेकिन मान्यता के ऐसा करते ही अर्जुन मान्यता की पूरी पीठ को चूमते हुए उसके बसों को सहलाने लगा, जिससे मान्यता के मुंह से सिसकियाँ निकलने लगी और वह अर्जुन को आराम भी दे रही थी।
मान्यता आई लव यू, मान्यता आई लव यू सो मच, तुम ऐसे टाइम पर मेरी हेल्प कर रही हो, आई लव यू जान। वही मान्यता उसके सीने पर लेट गई और उसने अर्जुन से कहा, आई लव यू टू अर्जुन, आई लव यू टू। मैं तुम्हारे लिए जो हो सकता है वो मैं कर सकती हूँ और मैं वो सब ज़रूर करूँगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर वो वापस से अर्जुन के सीने में अपना चेहरा रगड़ने लगी। अर्जुन ने साइड से चादर उठाया और अपने और मान्यता के ऊपर डाल दिया। अर्जुन मान्यता के बाहों में लेटी हुई कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली गई, लेकिन वहीं अर्जुन और मान्यता को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके चेहरे को देख रहा था, क्योंकि आज उसे अपने डिज़ायर कंट्रोल नहीं हो रहे थे और उसने आज मान्यता को अपने डिज़ायर को सेटिस्फाइड करने के लिए कहा था और मान्यता ने उसके लिए ऐसा किया भी था। और यही चीज़ अर्जुन को मान्यता से और भी ज़्यादा जोड़ रही थी। अर्जुन ने अपनी बाहों में लेते हुए उसके माथे को चूमा और ठीक है, सो जाओ तुम, और आई एम सॉरी जान, अब मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। इतना कहकर अर्जुन ने भी अपनी आंखें बंद करी, लेकिन तभी उसे दोपहर में आज ऑफिस में जो हुआ वो याद आने लगा। उसकी आंखें फटाक से खुल गई, उसके चेहरे पर एक बार फिर से गुस्से के भाव आ गए। उसने कहा, मेरी बीवी से मुझे दूर करने वाले तुम्हारे जहन में ये बात आई कैसे कि अर्जुन रघुवंशी तुम लोगों को बख्श देगा। ये कहते हुए अर्जुन ने को ऑफिस का वो वक्त याद आ गया जब दोपहर में तक्ष के कॉल आने से पहले वो अपने ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर में था, जहां उसके साथ आरुष, करण और उसके कुछ भरोसेमंद लोग थे। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके बारे में उसे शक था कि अर्जुन के 6 साल पहले हुए एक्सीडेंट में उसका ही हाथ था। अर्जुन ने उस आदमी से पूछा, मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि 6 साल पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारे ट्रक से हुआ था, क्या ये सच है? देखो, अगर ये सच है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। असली कॉर्पोरेट तुम नहीं हो, कोई और है, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो कल्पित से पहले तुम ऊपर जाओगे, तुम्हारी फ़ोटो पर हार टंगी नज़र आएगी। चलो अब जल्दी जल्दी रट्टू तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू करो। वह आदमी डर के मारे हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब मैंने कुछ नहीं किया। कई लोग होते हैं जो अपने परिवार वालों से दुश्मनी रखते हैं और ट्रक एक्सीडेंट में उन्हें मरवाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता किसने आपके लिए मुझसे ये कहा कि मेरे आदमियों से कहा एक्सीडेंट करना है। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैं आज से ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए या किसी की मौत हो जाए। उसके मुंह से इतना निकलते ही अब अर्जुन का पारा चढ़ गया। उसने उस आदमी के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि मुझसे माफ़ी मांग, मैंने ये कहा कि उस आदमी का नाम बता जिसने तुझे मेरे एक्सीडेंट के लिए पैसे दिए थे, जिससे तुझे कांटेक्ट किया था। तुझे पता है मैंने आज तक इस बारे में पता नहीं क्यों करवाया, क्योंकि मैं खुद अपनी भूली बिसरी ज़िंदगी जी रहा था। उस वक्त मुझे अपने मरने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं थी जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। और अब मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ जो मुझे उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो नहीं मरेंगे मेरी ज़िंदगी सही सलामत नहीं रहेगी और उसे ये डर रहेगा मुझे खोने का। उसको डर के ख़त्म करने के लिए मैं तुम जैसे लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।